स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और हिस्टोपैथोलॉजी में हमने एक थ्योरी डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। तो एक क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर्मल स्टडी टिश्यू की क्या कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। यहाँ पर पूछता है डिसीज टिश्यू मतलब बीमारी वाले ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम लगाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। अब यहाँ पर कोशिका का अध्ययन पूछता है तो हम लगाते हैं साइटोलॉजी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है कि नॉर्मल बोल रहा है कि एबनॉर्मल टिश्यू के अध्ययन को बोल रहा है, तो वो हिसाब से हमको क्वेश्चन को डील करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका के अध्ययन को आप क्या कहेंगे। तो अभी हमने बताया कोशिका के अध्ययन को आप कहेंगे साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहाँ पर एग्जाम पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ द सेल खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की बात आती है तो हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और एग्जाम में क्वेश्चन रॉबर्ट हुक से ना आता, पूछ लेता कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो वहां पर बताते हैं हम कोशिका में केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को डील करते रहना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द बेसिक सबस्टेंस ऑफ द लिविंग थिंग इज कार्ड मतलब समस्त जीवित वस्तु का मूल पदार्थ क्या है। तो आप सभी को मालूम है जो भी जीवित है तो उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है कोशिका मतलब सेल हो जाती है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा सेल मतलब कोशिकाएं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पर बताना है कि जो कोशिकाएं हैं जो टिश्यूज हैं आपके वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं उसके खुद के एंजाइम के कारण, मतलब ऊतकों का विघटन हो जा रहा है उसके खुद के एंजाइम की क्रियाओं के कारण। तो उस टर्म को आप क्या कहेंगे, कार्ड यहाँ पर पूछा है। तो उस टर्म को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस। क्यों, क्योंकि अगर जो टिश्यू आती है तो टिश्यू प्रोसेसिंग में सबसे फर्स्ट प्रक्रिया में हम टिश्यू को फिक्स करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो टिश्यू का विघटन ना हो। तो फिक्स करने के लिए अपन फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, नॉर्मल सलाइन ऐसे तमाम फिक्सेटिव एजेंट का आप उपयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कि डिकम्पोजिशन एंजाइम के कारण हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑटोलाइसिस। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप 5 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द हाउ मेनी लेयर मतलब कोशिका झिल्ली कितनी परतों से बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली की बात आती है, सेल मेम्ब्रेन की बात आती है तो वो जो है 3 लेयर से हमारी कोशिका जो झिल्ली है वो बनी होती है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बोल रहा है कि द सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ द कंपोस्ट मतलब कोशिका झिल्ली बनी होती है। वहाँ पर हमको पूछा कि कोशिका झिल्ली की कितनी लेयर होती है। क्वेश्चन वो ना पूछ करके क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि कोशिका झिल्ली है वो किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली आपकी प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिपिड और प्रोटीन। तो 2 क्वेश्चन कोशिका झिल्ली से आपको बनते हैं आपके एग्जाम में तो आसानी से आपको बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म इज नाउ मतलब साइटोप्लाज्म में महीन मतलब बहुत बारीक शाखाओं वाली नली को आप क्या कहेंगे। तो जब भी साइटोप्लाज्म आपका होता है जीवद्रव, उसके अंदर जो महीन छोटे छोटे शाखाओं वाली नली होती है उसको क्या टर्म से आप संबोधित करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द ग्रेनुलोस प्रेजेंट ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नावस। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद कणिकाओं को क्या कहेंगे। तो इनको कहेंगे हम राइबोसोम। क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो छोटे छोटे महीन कणिकाएं पाई जाते हैं उनको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इन द सेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज। तो जो रेटिकुलो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कौन से सेल को सिंथेसाइज करेंगे, किस चीज़ को सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि इन द लिवर
ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पर बताना है कि मनुष्य के यकृत में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याएं कितनी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लेता है कि लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 2500 तक होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, साथ ही पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी प्रकार से आत्मघात की थैली लाइसोसोम को हम कहते हैं कोशिका की। प्रकार के क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथ कितनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई आपको बतानी है, तो आप थोड़े फंस सकते हैं, क्योंकि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का जनरेटर आप सभी को मालूम है कि कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि खुद का अपना डीएनए किसके पास होता है, तो आपने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि लंबाई बता दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की आपको एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तक की जो लंबाई हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया कि द डायमीटर ऑफ द लाइसोसोम। अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया का सारा चीज़ याद करके चले गए, पर आपने लाइसोसोम को नहीं देखा। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि जो लाइसोसोम है उसका व्यास कितना होता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो लाइसोसोम का व्यास होता है 0.25 माइक्रोन। कितना होता है, 0.25 माइक्रोन। तो इस प्रकार से हमको चीज़ों को याद भी करना है। अब आपने जो है व्यास तो याद कर लिया, डायमीटर 0.25, पर अब यहाँ पर पूछ लिया है कि जो लाइसोसोम है उसको क्या कहेंगे। तो आपको मालूम है कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघात की थैली या फिर सुसाइड बेग कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। उसके बाद आपसे लाइसोसोम के बारे में पूछ लिया कि जो लाइसोसोम है फिर सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये कोशिका में जो भी सेल डेड हो रहे हैं उनको ये लाइज करके शरीर से बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम से क्वेश्चन आते हैं, तो हमसे बनना चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हमने बात किया, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे लाइसोसोम में। ठीक है, इसी के कारण जो लाइसोसोम है, इसीलिए इस आत्मघात की थैली या फिर सुसाइड बेग कहते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के एंजाइम के कारण वो कोशिकाओं जो हैं डेड कोशिकाओं को लाइज कर देता है। अब यहाँ पर पूछ लिया कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है प्रेजेंट इन लाइसोसोम इज कॉल्ड। अब यहाँ पर किस प्रकार से लाइसोसोम में मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कहा जाता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एसिड फास्फेटेज। क्या कहा जाएगा, एसिड फास्फेटेज। तो इस प्रकार से हमको जो है एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों के बारे में उसके बारे में पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो अपन गलत ना करें। यहाँ पर बोल रहा है कि गॉजी अपेनियस सिंथेसाइज, जो गॉजी अपेनियस आपकी कोशिकाओं में होती है, ये क्या काम करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। साथ में जो भी कोशिकाएं काम कर रही है वहाँ पर ऊर्जा को लेके जाने में मदद करती है। तो किसका सिंथेसाइज करेगी, गॉजी अपेनियस, ये करेगी आपकी ग्लॉजी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, प्रोटीन का कौन करेगा, प्रोटीन का करेगा राइबोसोम। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद यहाँ पर टिश्यू प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पूछ लिया है कि मरकरी क्लोराइड लीव प्रेसिपिटेट ऑन द टिश्यू। यहाँ पर बोल रहा है कि मरकरी क्लोराइड उत्तक का अवक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मरकरी जो होता है, मरकरी क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं। तो मरकरी क्लोराइड का उपयोग आप टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन के रूप में किया जाता है। मरकरी क्लोराइड आपके जेंकल फ्लूइड का भी हिस्सा होता है। तो जानते हैं जेंकल फ्लूइड में आखिर होता क्या है। जेंकल फ्लूइड जिन लोगों को नहीं मालूम, जेंकल फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें टिश्यू को फिक्स मतलब कि वो ऑटोलाइसिस ना हो उसके लिए रखा जाता है। जेंकल फ्लूइड की बात आती है तो इसके कंटेंट को थोड़ा देखते हैं। जेंकल फ्लूइड में आपका मरकरी क्लोराइड तो मौजूद होगा ही होगा, उसके साथ इसमें पोटेशियम ड्राइकोमेट और सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड भी जो है मौजूद होता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं तो हमको याद करना है। अब यहाँ पर मरकरी क्लोराइड का अवक्षेपण टिश्यू में अगर रखा जाता है बहुत देर तक तो वो कैसा अवक्षेपण देता है। तो ये जो ब्लैक कलर का जो अवक्षेपण अपने मरकरी क्लोराइड टिश्यू को दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमको डील करते आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है विच फिक्सेटिव परमानेंटली फिक्स लिपिड। अब यहाँ पर कौन सा फिक्सेटिव स्थायी रूप से लिपिड को फिक्स कर देता है।
अब ये परमानेंटली फिक्स करने की इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि जब लॉन्ग टाइम में कोई टिश्यू की स्टडी कोई करनी है, कोई उसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पर जो परमानेंटली फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी जब भी माइक्रोस्कोपी आप करें तो आसानी से उसको जब चाहे आप देखें। तो कौन सा जो रिएजेंट है यहाँ पर परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड होती है, टेट्राऑक्साइड होती है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होती है, इसकी सहायता से जो टिश्यू को अपन परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, लिपिड वाले टिश्यू को। तो इस प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से जो मरकरी क्लोराइड हमने आपको बताया काला अवक्षेपण देता है और जेंकल फ्लूइड का एक हिस्सा है। पिक्रिक एसिड ये भी आपके फिक्सेटिव का ही हिस्सा है। बॉन्स फ्लूइड ये भी आपके फिक्सेटिव का ही हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव फॉर द फिक्सेशन टिश्यू। अब यहाँ पर बताना है कि उत्तक में पर्याप्त निर्धारण के लिए फिक्सेटिव की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि आपने जो एक लिक्विड फिक्सेटिव लिया और यहाँ पर आपने टिश्यू लिया, तो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए। तो हम बता देंगे कि जो है टिश्यू हमारा 1 भाग होगा तो हमारा जो फिक्सेटिव है 20 भाग होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ 1:20 का जो अनुपात होता है ये बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1:20 हमारा ये यहाँ पर है। 1 पार्ट हमारा टिश्यू का है तो हमारा 20 भाग हमारा किसका होना, फिक्सेटिव का होना। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट विच टेम्परेचर एसिटिक एसिड आर सॉलिडिफाइड, मतलब किस तापमान पर जो आपका एसिटिक एसिड है वो जम जाता है। तो आप में अगर देखेंगे तो कोई भी चीज़ को जमने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -1, 2, 3 की ज़रूरत होती है, पर जो एसिटिक एसिड है आपका ये 17 डिग्री सेल्सियस में आपका जो है सॉलिड मतलब जम जाता है। उसी प्रकार से बर्फ़ पानी को जमने में 4 डिग्री सेल्सियस का समय लगता है। उसी प्रकार से एसिटिक एसिड कितने देर में जम जाएगा आपका, 17 डिग्री सेल्सियस में भी ये जम जाता है। अब ये क्वेश्चन आप पूछ करके आपको पूछ लिया जाए कि पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, पैराफिन पिघल आपका जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमको रिलेट करके पढ़ना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपका आए, क्वेश्चन हमारा छूटे ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड डिस्ट्रॉय विच कंपोनेंट ऑफ द सेल। यहाँ पर एसिटिक एसिड कोशिका के किस घटक को नष्ट कर देता है। तो जो एसिटिक एसिड है आपका हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोजी अपेनियस मतलब ग्लोजी बॉडी, ग्लोजी निकाय और हमारे लाइसोसोम सभी को जो डिस्ट्रॉय कर देती है कौन, एसिटिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एथाइल एल्कोहल शुड नॉट बी मिक्स विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बताना है कि एथाइल एल्कोहल निम्नलिखित में से किस घोल में नहीं मिलाया जा सकता। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में कई दफ़ा पूछा जाता है। तो जो क्रोमिक एसिड होता है इसमें जो है हमारा एथाइल एल्कोहल मिक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए क्रोमिक एसिड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एसिड से एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे एमपी ग्रुप 5 2022 की बात किया जाए तो वहाँ पर ग्लेशियर एसिटिक एसिड से क्वेश्चन आता है कि जो ग्लेशियर एसिटिक एसिड है उसको किस चीज़ में आप स्टोर करके रखते हैं। तो वह कांच का जो बंद बॉक्स होता है उसमें रखते हैं। उसी प्रकार से क्रोमिक एसिड जो आपकी होती है इसको स्टोर करने के लिए कितने प्रतिशत क्रोमिक एसिड को आप रखेंगे। तो 2% का जो क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन बनाकर अपन उसको संग्रहित करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको स्टडी करनी है, रेडी रहने हैं एग्जाम के लिए, ताकि कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो बने। प्रकार के क्वेश्चन क्रोमिक एसिड से आपको पूछ लिया जाता है कि क्रोमिक एसिड को किस काम करने वाले एजेंट के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अल्कोहल के साथ नहीं मिलाना चाहिए, साथ ही फॉर्मेलिन के साथ क्रोमिक एसिड को नहीं मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो हमको हल करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10% फॉर्मल सलाइन इज यूज फॉर द फॉलोइंग टिश्यू, मतलब कि 10% फॉर्मल सलाइन का उपयोग किस प्रकार के टिश्यू मतलब उत्तक के लिए आप करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस के जो भी टिश्यूज हैं उसके लिए करेंगे, फिर पोस्टमार्टम जिसको हम एटॉप्सी बोले थे, तो एटॉप्सी करके भी जो भी टिश्यू आ रहे हैं उसके लिए भी अपन कर सकते हैं 10% फॉर्मल सलाइन का। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा हो जाएगा, 1 और 2 राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ फॉर्मेलिन।
तो यहाँ पर बताना है कि जो 40% आपका फॉर्मल लाइन है ये कितने प्रतिशत फॉर्मेलिन के बराबर होता है। तो जो लोग हिस्टोपैथोलॉजी में काम करते होंगे उनको मालूम है कि जब आप 40% फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो वो आपका 100% फॉर्मेलिन के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो आज तक के लिए तो इतना ही। आज हमारे हो गए 25 क्वेश्चन। धीरे धीरे 2-3 क्लास में हम टॉप एमसीक्यू जो हिस्टोपैथोलॉजी के बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं वो कवर कर लेंगे।